Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Numan Asgar, your biology expert. So let's start today's topic. माइटोसिस माइटोसिस को हम इक्वेटोरियल डिवीजन भी कहते हैं। इक्वेटोरियल डिवीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि माइटोसिस जो है वो एक से दो सेल में कन्वर्ट होती है, यानी कि एक पेरेंट सेल से दो पेरेंट सेल बनते हैं। सो फ्रॉम वन पेरेंट सेल देयर इज फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स। तो दैट्स वाई इसको इक्वेटोरियल डिवीजन भी कहा जाता है। अब जो ये डॉटर सेल्स बनते हैं, डॉटर सेल्स, उसमें क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता, तो क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम। और अगर हम बात करें सोमैटिक सेल्स की, तो सोमैटिक सेल्स में ये माइटोसिस होती है, चाहे वो सोमैटिक सेल डिप्लॉयड हैं या हैप्लॉयड हैं, तो इन दोनों में माइटोसिस टेक प्लेस करती है। इस तरीके से अगर हम बात करें जर्मिनल सेल्स की, तो जर्मिनल सेल्स में जो माइटोसिस होती है दैट टेक प्लेस इन मल्टीप्लिकेशन फेज। तो याद होगा आपको जब हमने स्पर्मेटोजेनेसिस को डिस्कस किया था, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन फेज जो है, उस मल्टीप्लिकेशन फेज में माइटोसिस टेक प्लेस होती है। अब देखते हैं इसकी स्टेजेस। तो माइटोसिस की जो स्टेजेस हैं वो दो इसके अंदर स्टेजेस आती हैं। एक है न्यूक्लियर डिवीजन जिसे कहते हैं हम, तो दैट इज कैरियोकाइनेसिस, दैट इज बेसिकली न्यूक्लियर डिवीजन। कैरी ऑन का मतलब होता है न्यूक्लियर, तो न्यूक्लियर डिवीजन है ये। और सेकेंड वन इज द साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस दैट इज बेसिकली डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, तो ये साइटोप्लाज्म डिवीजन है। अब इसमें जो कैरियोकाइनेसिस है उसकी हमने अब देखना है कौन कौन सी इसके अंदर फेजेस आती हैं। कैरियोकाइनेसिस में आता है प्रोफेज, मेटाफेज एंड एनाफेज। इसमें आएगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ये आते हैं इन द केस ऑफ कैरियोकाइनेसिस। और फिर जो साइटोकाइनेसिस है उस पे क्या होता है कि साइटोप्लाज्म जब डिवाइड होगा तो जो क्रोमोसोम्स हैं, जो सेल है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, डॉटर सेल बन जाएंगे। और फिर वो पार्ट जो है, फिर वो जो सेल्स होंगे वो अगेन एंटर हो जाएंगे इनटू द इंटरफेज, और उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा सारा होल प्रोसेस। सबसे पहले देखना है हमने कैरियोकाइनेसिस के अंदर प्रोफेज की जो स्टेज होती है। प्रोफेज को डिवाइड किया जाता है दो फेजेस में, एक अर्ली होती है और एक लेट होती है। तो डायग्राम में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं चेंजेस, और मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर सकता हूँ, करता जाऊँगा। अर्ली प्रोफेज में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और उसके साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन और गोल्जी जो मेम्ब्रेन है वो डिसोसिएट कर जाती है, टूट जाती है। और सेंट्रियोल जो हैं वो मूव कर लेते हैं टू ऑपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे, और जो क्रोमेटिन हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, कंडेंस इनटू क्रोमोसोम्स। तो दिस हैपन्स इन अर्ली प्रोफेज। अब लेट प्रोफेज में क्या होता है कि एस्टर फॉर्मेशन हो जाती है, एस्टर फॉर्मेशन होगी और स्पिंडल फॉर्मेशन होगी, स्पिंडल फॉर्मेशन, और जो क्रोमोसोम हैं वो अटैच हो जाएंगे विद स्पिंडल। सो दिस हैपन्स इन द केस ऑफ प्रोफेज, यू कैन ऑब्जर्व इन द डायग्राम। अब मेटाफेज आ गया, नेक्स्ट फेज। मेटाफेज में अब क्या होता है, डायग्राम में आप देख सकते हो। सबसे पहले काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो
इस्टेब्लिश हो जाएंगे, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स इसमें फॉर्म होंगे, ठीक है, जो अब स्पिंडल फाइबर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। इस तरह पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो फॉर्म होंगे, जो स्पिंडल फाइबर्स, ये दोनों को हम स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। सो बोथ ऑफ दीज आर नोन एज स्पिंडल फाइबर्स, इन दोनों को स्पिंडल फाइबर्स कहा जाता है। स्पिंडल फाइबर्स के साथ जब एस्टर्स को अटैच किया जाता है, एस्टर्स को अटैच किया जाता है, तो इन दोनों को कंबाइनली कहते हैं माइटोटिक अपरेटस। तो माइटोटिक apparatus is basically the combination of spindle fibers and esters। इसमें फिर क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो अलाइन हो जाते हैं एट द इक्वेटर, इक्वेटर कह लें, सेंटर ऑफ द सेल कह लें, और इसको फिर इक्वेटोरियल प्लेट भी कहते हैं, और इसको मेटाफेज प्लेट भी कहा जाता है। तो इस तरीके से ये अरेंजमेंट हो जाएगी, ठीक है, इन द केस ऑफ मेटाफेज। इस एनाफेज, एनाफेज के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इट इज़ दी क्रिटिकल फेज, ये क्रिटिकल फेज होती है। और एनाफेज जो है उसमें क्या होगा कि जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। जब सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट होंगे और मूव करेंगे टू ऑपोजिट पोल्स, और ये जो मूवमेंट है ऑपोजिट पोल्स पे, इसमें जो अब फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं, तो जो फोर्सेस इन्वॉल्व होंगी इस मूवमेंट में, उसमें क्या कुछ होता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होती है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ काइनेटोकोर फाइबर्स, काइनेटोकोर फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एंड इलोंगेशन ऑफ पोलर फाइबर्स, जो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो इलोंगेट करेंगे। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है एनाफेज में कि जो शेप ऑफ क्रोमोसोम है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया, वो अपीयर होती है इन एनाफेज। सो ऑल दैट 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक एंड सब मेटासेंट्रिक है, वो इस एनाफेज के स्टेज में अपीयर होती हैं। नेक्स्ट इज टीलोफेज, दैट इज रिवर्स ऑफ प्रोफेज। तो प्रोफेज के ऑपोजिट होती है, इसके अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड ऑल द अदर मेम्ब्रेन जो हमने लिखा था इन द केस ऑफ प्रोफेज, वो रीअसेंबल हो जाएंगी, रीडिवेल्प हो जाएंगी, ठीक है, और क्रोमोसोम डीकंडेंस हो जाएंगे इनटू क्रोमेटिन, ठीक है। यू कैन ऑब्जर्व इन द डायग्राम, ये क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। स्पिंडल जो फाइबर्स हैं वो डिसोसिएट कर जाएंगे, स्पिंडल फाइबर्स डिसोसिएट कर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं डायग्राम में कि जो सेल्स हैं वो 2 डॉटर सेल जो हैं वो इसमें बनने जा रहे हैं, और इसमें फिर नेक्स्ट फेज़ यहीं से स्टार्ट हो जाती है जो कि है साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस जो है इधर हम डिस्कस कर रहे हैं ओनली इन द केस ऑफ द स्पेसिफिक एनिमल सेल, फिर हम डिफरेंस में प्लांट सेल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। साइटोकाइनेसिस में सिंपली क्या होगा कि जो सेल है वो डिवाइड हो जाएगा इनटू 2 डॉटर सेल्स। तो अब ये दोनों केसेस में हमने अब ऑब्ज़र्व करना है, इंशाल्लाह स्टडी करते हैं इसको, बोथ इन केस ऑफ प्लांट एंड इन केस ऑफ एनिमल सेल। तो ये अब हमने ऑब्ज़र्व करना है, गौर से समझिएगा। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द माइटोसिस ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल। तो उसमें एनिमल सेल और ये फीचर्स हैं जिसमें हम डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले है जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल, एज वी नो के सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम्स या सेंट्रोसोम्स जो हैं
ये प्रेजेंट होते हैं इन द केस ऑफ एनिमल सेल। इन द केस ऑफ प्लांट सेल नो सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम्स, यानी कि ये सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम्स प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होते। अगर हम बात करें अब प्रोफेज की, इन द केस ऑफ एनिमल सेल, so two esters are formed because of centrioles. In the case of plant cell, no esters formation, क्योंकि प्लांट सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता। इसके बाद एनाफेज की बात करें तो एनाफेज में ये लिखेंगे हम कि इसकी जो साइटोकाइनेसिस है, एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस है वो स्टार्ट हो जाती है जस्ट आफ्टर, स्टार्ट हो जाती है एट द एंड ऑफ एनाफेज। एनाफेज के एंड पे ही इसकी जो साइटोकाइनेसिस है वो टीलोफेज के साथ ही स्टार्ट हो जाती है, जबकि प्लांट सेल में ये एनाफेज में स्टार्ट नहीं होती। तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली है। साइटोकाइनेसिस की बात करेंगे। इन द केस ऑफ एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस इज डन बाय इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सो दैट इज लाइक दिस वन। ये इस तरीके से दो सेल हैं और ये इस तरीके से इन्वेजिनेशन हो जाएगी। दिस इज नोन एज इन्वेजिनेशन, और इसको क्लीवेज फरो भी कहा जाता है। क्लीवेज फरो, इसका मतलब है कि ये फरो, क्लीवेज फरो जो है ये बनती कैसे है, ये भी एक चीज़ है जो जहन में रखें, आप याद रखें। ड्यू टू एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स, एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से ये क्लीवेज फरो बनती है। एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल जो हैं वो सिग्नल सेंड करते हैं, सेंड सिग्नल टू द सेंटर ऑफ द सेल, टू सेंटर ऑफ सेल, और वहाँ पे मौजूद, इधर फिर जो मौजूद होती है एक्टिन और मायोसिन, वो कॉज करती है कॉन्ट्रैक्शन, जिसके नतीजे में यहाँ पे क्लीवेज फरो बन जाता है। सो कैसे बनता है, इन्वेजिनेशन कैसे होती है कि एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो सिग्नल सेंड करते हैं टू द सेंटर ऑफ द सेल, वहाँ पे एक्टिन और मायोसिन जो होते हैं वो उसकी कॉन्ट्रैक्शन में रोल प्ले करते हैं। इन द केस ऑफ प्लांट सेल जो साइटोकाइनेसिस है दैट इज कैरिड आउट बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन। इस सेल प्लेट को हम फ्रेगमोप्लास्ट भी कहते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट, ठीक है। अब ये सेल प्लेट फ्रेगमोप्लास्ट कैसे बनते हैं, बाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी एपरेटस, इससे बनते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, अगर ये प्लांट सेल है तो इसमें इस तरीके से ये सेल प्लेट की फॉर्मेशन होती है। जो गोल्जी वेजिकल्स होते हैं वो सेंटर ऑफ द सेल में आके अटैच हो जाते हैं, लाइक दिस वन, ये गोल्जी वेजिकल्स हैं। और फिर उसके बाद ये ऐसे वॉल बन जाती है, जिसमें आपने डिस्कस किया हुआ है कि मिडल लैमेला बनेगी, उसके बाद फिर सेकेंडरी वॉल एंड देन द प्राइमरी वॉल विल बी फॉर्म्ड, और फिर ये सेपरेट हो जाएगा। दो प्लांट सेल जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड द प्लांट सेल माइटोसिस। तो अब हम आएंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस की तरफ। तो सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस से रिलेटेड ये आपके सामने पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं आपको। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है माइटोसिस में हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो विरासती इन्फॉर्मेशन है वो इक्वली जाता है। एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बनते हैं तो इक्वली डिवीजन हो जाती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस का बहुत अहम रोल होता है। रीजनरेशन, जैसे हमारी जो स्किन है वो रीजनरेट होती है माइटोसिस की वजह से, वोंड की हीलिंग होती है माइटोसिस की वजह से, ओल्डर सेल्स रिप्लेस हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। फिर माइटोसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते हैं, माइटोसिस की वजह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। और जो क्लोनिंग का प्रोसेस है दैट इज़ आल्सो ड्यू टू माइटोसिस। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
क्रोमोसोम कंडेंसेशन पीक पे होती है एट एनाफेज। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंडेंसेशन पीक पे कब होगी, एनाफेज में। बेस्ट फेज टू काउंट क्रोमोसोम नंबर कौन सी है, मेटाफेज है। डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन वन सेल कब होते हैं, ये हमने डिस्कस किया था, एनाफेज में होते हैं। दीज आर द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो अब हम देखते हैं माइटोटिक जो एरर्स होते हैं तो उसकी वजह से क्या डिस्टर्बेंस आती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द माइटोटिक एरर, जिससे हम कहते हैं कैंसर। कैंसर इज बेसिकली द अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन को कहते हैं। इसमें अनवांटेड क्लोन ऑफ सेल बन जाते हैं, क्योंकि सेल जब अपना कंट्रोल खो देंगे, सेल जब अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगे, प्रोलिफरेट होना शुरू हो जाएंगे, तो अनवांटेड क्लोन ऑफ सेल प्रोड्यूस हो जाएगा। ये जो अनवांटेड क्लोन ऑफ सेल है इसको ट्यूमर कहा जाता है। ट्यूमर की फिर दो टाइप्स हैं, या बिनाइन होगा या मैलिग्नेंट होगा। बिनाइन ट्यूमर जो है वो स्मॉल साइज का होता है, लोकलाइज्ड होता है, उसी जगह पे रहता है जहाँ पे बनता है, जिस ऑर्गन में, और उसके सेल बिहेव करते हैं नॉर्मल सेल की तरह, और उसमें बहुत कम डिलेट्रियस इफ़ेक्ट्स आते हैं, ख़तरनाक नुकसानात होते हैं इस पर। और वो भी इस वजह से, अगर उसका इंटरफेरेंस हो जाए नॉर्मल सेल्स के साथ, या अगर कोई ऐसे सेल्स हैं जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, एंडोक्राइन सेल्स हैं, तो उस हार्मोन की सिक्रीशन की वजह से इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत कम इसमें से जो ख़तरनाक इफ़ेक्ट्स हैं वो होते हैं इसके। मैलिग्नेंट जो ट्यूमर है वो डिवाइड करता है रैपिडली डिवाइड करता जाता है और फिर सराउंडिंग टिश्यूज़ के अंदर एंटर हो जाता है, और इस तरीके से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर भी एंटर हो जाता है। सो दैट इट इज़ इन्वॉल्विंग द मेटास्टेसिस। द मेटास्टेसिस क्या है, जिसमें सेकेंडरी एरियाज ऑफ ग्रोथ, यानी कि स्प्रेडिंग होती है ट्यूमर की, और सेकेंडरी एरियाज ऑफ ग्रोथ एस्टैब्लिश हो जाते हैं, उसे हम मेटास्टेसिस कहते हैं। Now we will take a look at the difference between the cancer cell and the normal cells. This is the difference between normal cell and the cancer cells, यानी कि malignant cells. Normal cell जो है वो differentiate करते हैं, उनकी differentiation होती है, specialization होती है, जबकि cancer cell जो है वो less differentiated हैं, वो specialized नहीं होते। Normally इनका साइज ग्रो होता है और ये रैपिडली इनका साइज ग्रो होता है। इसमें हाई साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियर रेशियो है, इसमें हाई न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो है। नॉर्मल सेल्स के अंदर नॉर्मल न्यूक्लियाई का साइज होता है और इसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। नॉर्मल सेल्स में जो माइटोसिस है वो कंट्रोल होती है, जबकि कैंसर सेल्स में मैनी माइटोसिस जो है वो हो रही होती है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सेल एंड कैंसर सेल। अब हम डिस्कस करने लगे कॉजेज ऑफ मैलिग्नेंसी यानी कि मैलिग्नेंट ट्यूमर की कॉजेज क्या हैं। म्यूटेशन होती है इसमें, सोमैटिक सेल्स में वो जीन्स जो रेगुलेट करती हैं सेल डिवीजन को, उनमें म्यूटेशन हो जाएगी। ये म्यूटेशन 2 बल्कि आपकी बुक कहती है 3 to 20 म्यूटेशंस होती हैं। तो बेसिक चेंजेस फिर जो आती हैं इस म्यूटेशन की वजह से, अब उसको डिस्कस करते हैं हम। फर्स्ट चेंज ये आता है कि जो मेटास्टेटिक सेल्स होते हैं, मेटास्टेटिक या मैलिग्नेंट जो सेल्स होते हैं, वो ब्रेक कर देते हैं देयर कॉन्टैक्ट विद अपना, यानी कि कॉन्टैक्ट को ब्रेक कर देंगे विद अदर सेल्स। दूसरे जो सेल्स हैं उनके साथ अपने कॉन्टैक्ट को ब्रेक कर देंगे। फिर क्या करेंगे, ओवरकम करेंगे। क्या करेंगे, ओवरकम द रिस्ट्रिक्शंस को ओवरकम करके, जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं ऑन सेल मूवमेंट, या इनको हम ना जो ये रिस्ट्रिक्शन है दैट इज बाय बेसल लैमिना की जो रिस्ट्रिक्शन है उसको क्रॉस कर देते हैं एंड अदर बैरियर्स, और जिससे वो क्या होगा कि मेटास्टेटिक सेल इन्वेड कर देंगे अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी।
इस तरीके से मैलिग्नेंसी होती है। इसको हम मेटास्टेटिक मैकेनिज्म भी कह सकते हैं। सो मेटास्टेटिक सेल्स ब्रेक देयर कॉन्टैक्ट विद अदर सेल्स। इससे क्या होगा, और रिस्ट्रिक्शंस को ओवरकम कर देंगे उन सेल की मूवमेंट पे। अब मैं इसको डायग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि लाइक दिस इज़ द बेसल लैमिना। सपोज ये बेसल लैमिना है, इसके इस तरफ भी ये सेल्स प्रेजेंट हैं और इस तरफ भी सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। अब सपोज ये सेल है जो अफेक्टेड हो गया, दिस सेल्स गेट कैंसर, इस सेल अफेक्टेड हो गया, तो ये सेल्स इतना ज़्यादा ये मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देगा, बहुत ज़्यादा इसके डॉटर सेल बनना शुरू हो जाएंगे कि ये बेसल लैमिना की रिस्ट्रिक्शन को क्रॉस करके बॉडी के अदर पार्ट्स ऑफ द सेल को अफेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। फिर दूसरी जो बेसिक चेंजेस हैं वो क्या होती है, बेसिक चेंजेस कितनी आती हैं, 2 आती हैं, ये बात भी याद रखनी है। 2 बेसिक चेंज आती है। दूसरी बेसिक चेंज क्या है कि प्रोलिफरेशन होगी, प्रोलिफरेशन विदाउट एनी चेक, प्रोलिफरेशन विदाउट एनी चेक। बॉडी के किसी भी सिस्टम को चेक किए बगैर ही प्रोलिफरेशन जो है वो होती चली जाती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द माइटोटिक एरर, जिसको हम कैंसर भी कहते हैं और जिसको हम मैलिग्नेंट ट्यूमर भी कहते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।